महामारी सरीखी जो लाए हैं पर रोक न सकेंगे ये कदम, हम उन्नति के अभिलाषी हैं। अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 की महामारी ने हमें अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने एवं ऐसे लोगों को राज्य में जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने के निमित्त हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने हेतु योजनाएं ला रही है। रूरल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए मनरेगा योजना अंतर्गत भुगते मजदूरी दर में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से वृद्धि की है। अब मनरेगा मजदूरों को 194 रुपए के बदले 225 रुपये मतलब 31 रुपए की वृद्धि मजदूरी मिलेगी। इस वर्ष मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर सहित पोटो हो खेल विकास योजना तथा दीदी बाड़ी योजना को प्रारंभ किया गया है। कोविड-19 की महामारी के दौरान राज्य की जनता, विशेषकर प्रवासी मजदूरों की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें भोजन एवं आवासन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण जीवन में समृद्धि एवं कृषकों को आत्मनिर्भरता बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एवं कृषकों की आय बढ़ाने के निमित्त राज्य अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जाएगा। कृषि के विकास के लिए ग्रामीण विकास की योजनाओं का कृषि कार्यों के साथ समेकन किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग यह हेतु समेकित रूप से लगभग 18,653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 से लगभग 11% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सतत एवं समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट लोक केंद्रित और सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम देने वाला है। सभी को भोजन, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता तथा आवास जैसे न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन एवं शहरी सुविधाओं के उन्नयन हेतु इस बजट में प्रभावी कदम प्रस्तावित किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सुदृढ़ीकरण हेतु भी हमारी सरकार प्रयासरत है। स्वयं सहायता समूहों को राशि अनुदान उपलब्ध कराते हुए उनकी उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह की राशि अनुदान उपलब्ध कराते हुए उनकी उद्यमिता में बढ़ोतरी के हेतु इस बजट में कदम उठाए जा रहे हैं। संस्थागत मापदंड स्थापित करते हुए हम कौशल विकास की योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। बजट के माध्यम से प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए भी राशि उपबंधित है। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के निमित्त योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा विशेष स्कूलों एवं छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। यद्यपि कोविड-19 जनित परिस्थितियों ने हमारे राजस्व संग्रह को संकुचित किया है, तथापि हमारी सरकार ने सामाजिक प्रक्षेत्र के दायरे को बढ़ाने के साथ साथ पूंजीगत आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रयत्न किए हैं। पूंजीगत आधारभूत संरचना में भी सामाजिक अवसंरचना पर विशेष बल दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोविड हमारी
हमारा महामारी जनित संकट के मध्य जब राज्य को केंद्र से, सुनिए भाई, जब राज्य को केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक सहायता अपेक्षित थी, ऐसे समय में राज्य को केंद्रीय करों से मिलने वाले हिस्सेदारी में भी कमी देखने को मिली। ये समझ, साथ ही इस विषम परिस्थिति में राज्य के समेकित निधि से डीवीसी के बकाये की सीधी कटौती कर ली गई, जिससे राज्य के वित्तीय भार में वृद्धि हुई। आपको याद होगा, एक बार आरबीआई द्वारा 477 करोड़ और दूसरी बार 714 करोड़ सीधे राशि सरकार का काट दिया गया। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच जन कल्याण एवं विकास कार्यों की गति को बनाए रखने के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन सरकार ने एफआरबीएम एक्ट के दायरे में रहते हुए अपने ऋण लेने की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बढ़ी हुई ऋण क्षमता का प्रयोग सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से विकास एवं निर्माण में किया जाएगा, जैसे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस पहल का अधिकांश लाभ समाज के अंतिम पायदान एवं हाशिए पर खड़ी जनता को प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि संचित ऋणों का मूलधन एवं ब्याज भुगतान सरकार के व्यय का बड़ा भाग होता है, जो अन्य विकासात्मक प्रक्षेत्रों पर होने वाले व्यय को संकुचित करता है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में हमारी सरकार ने भविष्य में आने वाले ऋण भारों के मोचन हेतु निक्षेप निधि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, एक नई व्यवस्था वर्तमान सरकार कर रही है, आपको समझना चाहिए। मैं पहली बार 303 करोड़ 87 लाख रुपए का निवेश किया है, जिसे राज्य की क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी। यदि पूर्व के सरकारों ने पहले, इसको भी सुन लीजिए, यदि पूर्व के सरकारों ने पहले से ही इस कोष में निवेश किया होता तो कोविड-19 के कारण राजस्व क्षति को सिंकिंग फंड में निवेशित राशि से काफी हद तक कम किया जा सकता था। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इस कोष में 472 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो ब्याज भुगतान की सतत एवं बेहतर वित्तीय प्रबंधन में एक कड़ी है। इससे आने वाली पीढ़ी पर इन ऋणों का कम से कम भार पड़ेगा। राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत सभी चुनौतियों के बावजूद ब्याज राजस्व प्राप्ति अनुपात हमने 8.06% पर बनाए रखा है। अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से राज्य को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहली बार परिणाम बजट, आउटकम बजट, अब इसको हमें समझना होगा आउटकम बजट क्या है। कौन होलसेल बजाया देखे तो योजनाएं, उनको निकालिए। कौन होलसेल बजाया उनको निकालिए। होलसेल का आवाज किसने किया, उनको निकालिए, निकालिए उनको। होलसेल कौन बजाया, उनको निकालिए। पढ़िए मंत्री जी, पढ़िए। हमारी सरकार की इस अभिनव सोच ने हमें आगामी वित्तीय वर्ष से होलसेल बजा को निकालिए। कौन होलसेल बजा रहा है? परिणाम बजट तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। परिणाम बजट एक ऐसा व्यय के पूर्व का अनुमान है, जिससे व्यय के पश्चात लक्षित परिणाम को लोक दृष्टि में लाया जाएगा एवं वित्तीय संव्यवहार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय होगी। हम इन तत्वों का भी आकलन कर सकेंगे कि बजट में किए गए प्रावधान का लाभ किस तरह से जनता तक पहुंच रही है। संप्रति 11 विभागों में 21 मांगों के लिए आउटकम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में अन्य विभागों का भी आउटकम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार का लक्ष्य नहीं, हुइसल बजाने वाला बर्दाश्त नहीं, हुइसल बजाने वाला बर्दाश्त नहीं। आप जो कर रहे हैं उतना तो ठीक है,
अब इससे भी ऊपर करिएगा तो आसन को इतना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में व्यय करने का अवसर नित्य निर्मित हो, आज के कार्रवाई तक के लिए उनको निष्कासित कर दीजिए। हमारे बजटीय प्रावधान सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी प्रभावित है, जिसके तहत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 33,625 करोड़ 72 लाख रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917 करोड़ 23 लाख रुपए उपबंधित किए गए। बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य को अपने कर राजस्व से 23,265 करोड़ 42 लाख रुपए तथा गैर कर राजस्व से 13,500 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता से 17,891 करोड़ 48 लाख रुपए, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 22,050 करोड़ 10 लाख रुपए, लोक ऋण से 14,500 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 70 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। गत वर्ष 19-20 में झारखंड का विकास दर 6.7% था। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण देश एवं देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के विकास दर में भी गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पादन में 7.5% की गिरावट आई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के 50% रही। झारखंड में 6.9% की गिरावट का अनुमान है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों में अब विकास दर पुनः पटरी पर आ चुकी है। दूरदर्शी नीतिगत सुधारों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास दर 9.5% होने का अनुमान है। प्रचलित मूल्य पर यह विकास दर 13.6% अनुमानित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 10,200 करोड़ 87 लाख रुपए होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.83% है। अध्यक्ष महोदय, सदन के सहयोग से राज्य के विकास रथ को आगे लाने के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में विभिन्न प्रक्षेत्रों में सरकार द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को संक्षिप्त विवरण में प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की 75% आबादी कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र पर निर्भर है। कृषकों के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना लाई गई है। फिर से सुनिए, कृषकों के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना लाई गई। हमारे किसान, झारखंड के किसान मांग करते रहे कि हम कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं, हमारे लोन की माफी की जाए, लेकिन पिछली सरकार ने एक नहीं सुनी। लेकिन इस सरकार ने शुरू से ही तय कर लिया कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। इस योजना का शुभारंभ दिनांक 1/2/2021 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में जामताड़ा जिले से किया गया। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1200 करोड़ का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कुछ नई योजनाएं भी लाई गई हैं। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत प्रत्येक जिले से ग्राम का चयन करते हुए बिरसा ग्राम के रूप में नामित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत
किसान सर्विस सेंटर की स्थापना कर कृषक समूह को प्रशिक्षित करते हुए कृषि के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। ये नई योजना है, इसको सुनना चाहिए आप सबों को, जिससे कृषकों की आय में बढ़ोतरी होगी। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 61 करोड़ रुपए का फंड प्रस्तावित है। किसान समृद्धि योजना प्रत्येक जिला के विभिन्न प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 45.83 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध है। इस सुनना जरूरी है, हम सबों को जानना जरूरी है कि इस कोरोना काल में एक ही संबल रहा आर्थिक क्षेत्र में, झारखंड में खास करके और देश में भी, वो रहा कृषि क्षेत्र। इसलिए हम कृषि को और विकसित करने के लिए यह उपबंध कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की खेती का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घरों के आसपास खाली पड़ी भूमि में गृह वाटिका विकसित करते हुए शहर के निवासियों के लिए अत्यंत कम लागत पर ताजी एवं स्वास्थ्यवर्धक सब्जियों एवं फलों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। हम सभी से, सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से अपील करेंगे कि जो सरकारी क्वार्टर मिला है या प्राइवेट घर में भी आप रहते हो, आपके सामने जो जमीन है उसमें साग सब्जी जरूर उग जाएगी, पर्यावरण शुद्ध रहेगा और शुद्ध साग सब्जी मिलेगा हमको खाने के लिए। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में 5000 पौष्टिक गृह वाटिका 2 करोड़ की लागत पर विकसित किए जाएंगे। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप शहरी परिवारों के भोजन में पौष्टिकता की वृद्धि होगी तथा प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण का विकास होगा। महोदय, झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी, झारखंड स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी के गठन का उद्देश्य एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था का विकास करना है जो क्षेत्र स्तर पर उद्यान निदेशालय एवं राज्य बागवानी मिशन के द्वारा संचालित योजनाओं का बेहतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कर सके। इस सोसाइटी के गठन के फलस्वरूप पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त की जा सकेगी एवं योजनाओं के बेहतर अनुश्रवण के फलस्वरूप बजटीय आवंटन का समुचित उपयोग हो सकेगा एवं योजनाएं ससमय पूर्ण हो सकेगी। इस सोसाइटी के गठन के पश्चात कृषकों, कृषि उद्यमियों एवं व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 करोड़ का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। मैं अपील करूंगा कि अभी जो माननीय सदस्य अपना बजट पढ़ रहे हैं, इतवार के दिन पढ़िए तो शायद हम लोग भी आ सकेंगे। इतवार के दिन पढ़िए अपना बजट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन का उद्देश्य कृषकों एवं व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना एवं मार्केट लिंकेज की संभावना को बढ़ाना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स व फार्मर्स के गठन के फलस्वरूप कृषक समूह की नई अवधारणा है। ये सरकार नई अवधारणा दे रही है कि चैम्बर ऑफ फार्मर्स का भी हो। फलस्वरूप एक कृषक समूह विकसित होंगे एवं राज्य में लघु कृषि उद्योग का विकास हो सकेगा तथा कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा एवं कई छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना होगी। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7 करोड़ रुपये का उपबंध है। हम कहते रहते हैं कि 2022 में कृषि आय को दोगुना कर देंगे। कैसे करेंगे? कोई सोच नहीं है आपके पास। झारखंड सरकार के पास सोच है। चैम्बर ऑफ फार्मर्स का करके हम ये जो है मार्केट लिंकेज को जोड़ करके कृषि को हम आय उनकी बढ़ाएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना का विकास योजना का उद्देश्य उद्यानिक फसलों के कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान की रोकथाम करना एवं फलों एवं सब्जियों के शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हुए ज्यादा समय तक संरक्षित रखना है। इसके तहत राज्य में कुल 24 शीतगृह लघु शीतगृह स्थापना 31 करोड़ रुपये के लागत से किया जाएगा।
इसके फलस्वरूप उद्यानिक फसलों जो नाशवान प्रकृति के हैं, पेरिसेबल गुड्स की बर्बादी रुकेगी। आधारभूत संरचना जैसे शीतगृह, पैक हाउस आदि का विकास होगा। कृषकों को विपणन में सहायता मिलेगी, उनके आय में वृद्धि होगी। महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत असंतोषजनक प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए झारखंड राज्य फसल राहत योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2021 से किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हम लोगों ने पाया कि फायदा बीमा कंपनियों को होता था, किसानों को नहीं होता था। इसलिए हम लोग ने अपना रास्ता अलग बनाया और ये फसल राहत योजना की स्थापना की। अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसल उत्पादन में ह्रास होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य का फसल राहत योजना हेतु 50 करोड़ रुपए का उपबंध प्रस्तावित है। पशुपालन अध्यक्ष महोदय, चतरा जिला अंतर्गत बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्राधीन बकरा विकास के लिए गोट स्टेट विकास करने की योजना का संचालन किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध और मांस का उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना के संचालन से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। राज्य अंतर्गत पूर्व से संचालित गोरिया करवा एवं फुटवी में चूजा प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। इससे मुर्गी पालकों को कम दर पर स्थानीय स्तर से चूजा उपलब्ध हो जा सकेगा। साथ ही साथ स्थानीय नस्ल के मुर्गी का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकेगा। इस कार्य से सरकार को उपलब्धि के साथ राजस्व की प्राप्ति होगी। ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि राज्य का राजस्व भी बढ़े, सुविधा भी बढ़े लोगों के लिए, राज्य का राजस्व भी बढ़े। गो मुक्ति धाम की स्थापना ये किसी सरकार ने सोचा नहीं था, लेकिन इस सरकार ने सोचा है गो मुक्ति धाम की स्थापना। ये प्रत्येक प्रमंडल में एक गो मुक्ति धाम स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि मृत्यु प्राप्त गो के शरीर का पवित्र तरीके से निष्पादन करा सकते हैं। जोड़ा बैल वितरण की योजना अंतर्गत राज्य के प्रक्षेत्रों तथा अन्य गोपालकों द्वारा प्राप्त नर बाछाओं को बैल के रूप में तैयार किया जाएगा। इन बैलों को राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत किसानों को वितरित किया जाएगा, ताकि किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग मिल सके तथा अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। गव्य विकास वित्तीय वर्ष 19-20 में अनुमानित कुल दूध उत्पादन 68 लाख लीटर प्रतिदिन है तथा वित्तीय वर्ष 2021 में प्रतिदिन 73.350 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन अनुमान है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा राज्य के 16 जिलों में अब तक 669 मिल्क कूलिंग पॉइंट से संबद्ध कुल 2372 गांव के 19,630 दुग्ध उत्पादकों को जोड़कर औसतन 1,02,000 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित करते हुए प्रत्येक माह लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि दुग्ध उत्पादकों के निजी बैंक में खाता के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रतिदिन 80 लाख लीटर दूध का उत्पादन का लक्ष्य है। मतलब आगे अब हम पहले जो की सरकारों ने किया उससे आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति के पथ पर हैं हम लोग। दुधारू मवेशी पालकों के किसान क्रेडिट कार्ड KCC नई अवधारणा फी सुविधा को आच्छादित करने की योजना अंतर्गत राज्य के 30,000 डेयरी कृषकों को लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 4,749 डेयरी कृषकों को 22.94 करोड़ की साख अधिसीमा की स्वीकृति विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों प्रगतिशील डेयरी कृषकों के लिए अतिरिक्त आमदनी के सृजन तथा स्वरोजगार के उद्देश्य से अनुदानित दर पर दो दुधारू गाय
वितरण, कामधेनु डेयरी फार्मिंग, प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता, हस्त एवं विद्युत चालित चैप कैटर का विवरण तथा तकनीकी इनपुट सामग्रियों के वितरण की योजना प्रस्तावित है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन संग्रहण विधायन एवं विपणन हेतु आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु जमशेदपुर तथा गिरिडीह में नए डेयरी प्लांट एवं रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट एवं मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के युवाओं को स्वरोजगार एवं जनता को मछली के रूप में सुपाच्य एवं उत्तम प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा एवं मत्स्य उत्पादन को लगातार बढ़ाना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। चालू वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से मछली उत्पादन के कुल मीट्रिक टन 2,40,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी 2021 तक 1,90,425 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में 2,65,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इससे ग्रामीण इलाके में आय की वृद्धि होगी। स्थानीय स्तर पर मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 7,390 स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादों को अनुदान पर मत्स्य स्पॉन आहार तथा फ्राई कैचिंग नेट उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में जलाशयों में मछली के मारने वाले स्थानीय विस्थापित मछुआरों के लिए सामाजिक मात्स्यिकी के तहत मत्स्य अंगुलगाहों का संचयन करने तथा अनुदान पर नाव देने का प्रस्ताव है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत केंद्रांश तथा राज्यांश के सहयोग से राज्य में मछुआरों, प्रगतिशील किसानों, मत्स्य ग्रामीण मछली पालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ये स्वनियोजित आत्मनिर्भर हो सके। अध्यक्ष महोदय, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से 11 लाख से अधिक नागरिक आच्छादित हैं। किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके इसके डैम्स पैक्स का गठन किया गया था। जिला और राज्य स्तर पर इनके संघ एवं महासंघ की संरचना के अभाव में यह प्राथमिक समितियां अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 में कृषि एवं लघु वन उपज के संग्रहण, व्यापार प्रसंस्करण सुनिश्चित कराने हेतु राज्य स्तरीय महासंघ गठित करने का प्रस्ताव। सिंचाई। अध्यक्ष महोदय, कृषि में सिंचाई का आवश्यकता है महत्व तथा झारखंड के सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के संथाल परिणत क्षेत्र में आदिवासी बहुल दुमका जिले के अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से मसलिया मेगालिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन आगामी वर्ष 21-22 में प्रारंभ किए जाने का कार्यक्रम निर्धारित है। इससे जिले के बहुत बड़े भूभाग को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्षों पूर्व निर्मित जीर्ण शीर्ण योजनाएं, सुनिए भाई, आपके समय की बात है ये। वर्षों पूर्व निर्मित जीर्ण शीर्ण योजनाओं के विकास, पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 12 पुरानी सिंचाई योजनाओं के नहरों के लाइनिंग का कार्य आगामी वर्ष में कराए जाने का लक्ष्य है। राज्य के पठारी भौगोलिक स्थलाकृति के कारण लघु सिंचाई योजनाओं की सार्थकता एवं उपादेयता बनाए रखने के लिए 213 आहर तालाब मध्य सिंचाई योजना एवं 100 जमींदारी बांधों के जीर्णोद्धार का कार्य आगामी वर्ष में कराए जाने का कार्यक्रम जारी। इससे फायदा आप लोग उठाइए, गांव-गांव में जाकर के बताइए कि तालाब और आहर वगैरह का मरम्मती होगी, उसको और बढ़ाया जाएगा, कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण विकास। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में निधि की त्वरित एवं सुलभ उपलब्धता हेतु राज्य के सखी मंडलों को इस वर्ष करीब 449 करोड़ रुपये चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि तथा 546 करोड़ रुपये क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया गया। आगामी वित्तीय वर्ष में
50,000 सखी मंडलों को सक्रिय निधि एवं 20,000 सखी मंडलों को सामुदायिक निधि उपलब्ध कराने की योजना है। जवाहर परियोजना के अंतर्गत अब तक कुल 3,921 उत्पादक समूह का निर्माण किया जा चुका है तथा इसके माध्यम से 2,13,000 परिवारों को विभिन्न उत्पादनों के लिए जोड़ा गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में कुल 4,000 उत्पादक समूह का निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से 2,10,000 परिवारों को विभिन्न उत्पादनों से जोड़ा जाएगा। फूलो झानो आशीर्वाद योजना नई चीज है साहब, सुनिए। अंतर्गत करीब 15,063 महिलाओं को विगत 4 माह में हड़िया दारू निर्माण, सुन लो भाई, सुनिए भाई, हड़िया 4 माह में हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा गया। इस वित्तीय वर्ष में हड़िया दारू बेचने के कार्य में मजबूरी बस लगी शेष महिलाओं को भी आजीविका के विभिन्न साधनों से इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। एक सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन लाया जा रहा है। मनरेगा योजना प्रारंभ होने के पश्चात पहली बार राज्य हेतु निर्धारित मानव दिवस योजना सृजन के लक्ष्य का 3 बार पुनरीक्षण किया गया। इस रूरल डिस्ट्रिक्ट के समय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में 1,150 लाख मानव दिवस सृजन किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4,17,875 योजनाओं को पूरा किया गया। कुल 8,84,270 योजनाओं पर कार्य जारी है। झारखंड राज्य में गरीब ग्रामीणों तथा आदिवासियों का जीवन स्तर को बेहतर करने के उद्देश्य से भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन PRLF द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से झारखंड राज्य के 6 जिला यथा गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज तथा गोड्डा के अंतर्गत 24 नॉन CFT प्रखंडों में MOU कर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इस पार्टनरशिप में मनरेगा कार्यों की निधि का बेहतर उपयोग किया जाए। तीसरा हरित ग्राम योजना नई योजना है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी का विजन देखिए, तो हेमंत जी का विजन देखिए, मनरेगा के तहत नई योजना इन्होंने शुरू की है। हरित योजना के अंतर्गत 20,000 एकड़ लक्ष्य के विरुद्ध 26,000 एकड़ में आम निर्मित बागवानों का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 21-22 में 25,000 एकड़ भूमि पर इस कार्य को करने का लक्ष्य रखा गया। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 1,12,094 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जा चुका है। लगभग 98,062 हेक्टेयर भूमि का उपचार प्रगति पर है। बस 21-22 में 1 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया। सुनिए भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बाबा साहब के नाम से तो चुप रहिए कम से कम। बाबा साहब अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत 32,244 आवास स्वीकृत करते हुए 23,331 आवास पूर्ण किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में 3,000 नए आवास बनाने का लक्ष्य है। पक्का आवास की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु वित्तीय वर्ष 20-21 के भौतिक लक्ष्य 4,22,000 आवासों के विरुद्ध अब तक 3,35,000 आवास स्वीकृत एवं 37,981 आवास पूर्ण किए गए। आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में 2,45,000 नए आवास बनाए जाएंगे। 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में समान आधारभूत अनुदान त्रिस्तरीय PRS के उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायतों के लिए 1,618 करोड़ 65 लाख रुपए, पंचायत समितियों के लिए 304 करोड़ 3 लाख रुपए तथा जिला परिषदों को 202 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट उपबंध प्रस्तावित। आपको याद होगा कि पिछली सरकार में सिर्फ मुखिया लोगों को पैसे मिलते थे, जो प्रमुख होते थे, जो जिला परिषद के सदस्य होते थे, अध्यक्ष होते थे, रोते रहते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, सबको राशि दी जा रही है, सबकी सहभागिता विकास के कार्य में, ग्रामीण विकास में लगी रहेगी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इस योजना के उद्देश्य से पूर्ण करने हेतु राज्य में निम्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। क्षमता वर्धन सृजन,
अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित ग्रामीण हैंड होल्डिंग सपोर्ट तथा अन्य प्रशिक्षण गतिविधियां तथा प्रशिक्षण यात्रा, प्रचार प्रसार, सूचना, मुद्रण इत्यादि कार्य कराए जाएंगे। संस्थागत संरचना के विकास हेतु जिला पंचायत संसाधन केंद्र, राज्य पंचायत संसाधन केंद्र का रख रखाव, अनुरक्षण, संवर्धन, मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। पंचायत भवनों का निर्माण, मरम्मत, प्रज्ञा केंद्र को पंचायत भवन में स्थापित करने जैसे कार्य कराए जाएंगे। स्वास्थ्य अध्यक्ष महोदय, वैश्विक महामारी कोविड-19 से संपूर्ण विश्व सहित झारखंड भी प्रभावित हुआ। क्या हुआ आप जानते हैं, क्या स्थिति थी हेल्थ सेक्टर में क्या स्थिति थी, सबको पता है। अब आगे सुनिए। ऐसे समय में स्वास्थ्य सुविधाओं की महत्ता को समझते हुए राज्य के सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 के से बचाव या नियंत्रण हेतु राज्य भर के जिला अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड टीकाकरण कक्ष की स्थापना की गई है। दिनांक 16/1/2021 से कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ राज्य के 129 केंद्रों पर किया जा रहा है। अब सबको हमको बताना है, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को, कि अब इस केंद्र में जाकर के टीका ले लें और अपना जीवन बचावें। वर्तमान में देश के कोविड-19 के अंतर्गत रिकवरी दर 10% तथा मृत्यु दर 1.40% रहा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में इस तरह की अवस्था नहीं रही। पूरे देश में जहां हजारों में मरते रहे, लाखों में मरे, इस देश में लाखों में मरे, लेकिन हमारे झारखंड इससे बचा रहा। और इसका क्रेडिट जाता है तो सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी। कोविड-19 वैक्सीन नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर तथा प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया। प्रथम चरण में सभी स्वास्थ्यकर्मी तथा फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन को उपलब्ध कराया गया। रांची जिला अंतर्गत निर्माणाधीन 500 शैया वाले सदर अस्पताल को मार्च 2021 में पूर्ण कराकर संचालित कर दिया जाएगा। जब गुजरते हैं सदर अस्पताल से, बिल्डिंग देखते हैं तो पूछता है लोग कि कब शुरू होगा, तो शुरू होने जा रहा है मार्च महीना में। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद, MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर तथा राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालय में अवस्थित जिला अस्पतालों के साथ साथ राज्य के खाद्य आपूर्ति अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ समाज की परिकल्पना का आधार उचित पोषण एवं पर्याप्त खाद्य आपूर्ति। राज्य सरकार इस हेतु योजनाएं चला रही है। इस कड़ी में एक नई योजना वर्ष 21-22 से शुरू की जाएगी। गुरुजी किचन योजना अंतर्गत वर्तमान में चलाए जा रहे दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त भोजन में विविधता, गुणवत्ता एवं स्वच्छता को बेहतर करने से नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हम भी जाते थे बसिया में, तो वहीं से मुख्यमंत्री दाल भात में ही खा लेते थे 5 रुपया में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानदारों में आर्थिक समानता लाने के उद्देश्य से दुकानदार राशन कार्ड की संख्या में रैशनलाइज करने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 21-22 में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। 18-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित किया था। ओडीओपी की जो योजना देश की लोकप्रिय योजना है, वह उसी समय हम लोगों ने सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुदानित दर पर धोती साड़ी जरूरी है। ये सरकार न सिर्फ रोजी देगी, रोटी भी देगी और वस्त्र भी देगी, शिक्षा भी देगी, स्वास्थ्य भी रहेगा, पेयजल एवं स्वच्छता। महोदय, राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां विद्युत जलापूर्ति योजना का निर्माण हेतु सतही स्रोत उपलब्ध नहीं है, वैसे क्षेत्रों को सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना से आच्छादित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 15,000 एकड़ ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
शहरी विकास। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ जनता को नगरीय सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार शहरी जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से सभी शहरी क्षेत्रों में आवासित परिवारों को नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प है। महोदय, नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आबादी को स्वच्छ वातावरण उपलब्धता के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित 24 नगर निकायों की नियुक्ति कर दी गई है। गिरिडीह में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन प्लांट चालू कर दिया गया है। देवघर, गोड्डा, चाकुलिया में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन प्लांट परीक्षण स्तर पर है। अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अरे भैया, भाई माननीय सदस्यगण, अब हम अटल जी के नाम पर जो मिशन चल, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए भाई। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो आप ही का है। आप अटल जी के नाम पर वो नहीं सुनिएगा कैसे होगा कि अधीन 5 मिशन शहरों में 1 मिशन शहर आदित्यपुर में सीवरेज एवं 4 मिशन शहर तथा 50 हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह में सेप्टेज परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अमृत योजना के अधीन 7 चयनित शहरों में 33 पार्कों का निर्माण हुआ है। अमृत योजना के तहत 7 चयनित शहरों में 2251 नगर पालिका कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया गया है। वित्तीय वर्ष 81-82 जो माननीय सदस्य साहिबगंज से आते हैं, पाकुड़ से आते हैं, उनके लिए उनको सुनना चाहिए। वित्तीय वर्ष 21-22 पे नमामि गंगे योजना के अधीन खुसरो के लिए इंटरसेप्शन डिवीजन तकनीक पर आधारित 15 मेगा लीटर पर डे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। साहिबगंज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर परियोजना के अधीन 12 MLD STP से 12,650 घरों को जोड़ दिया जाएगा। साहिबगंज के जो इलाके के जितने माननीय सदस्य हैं उनको जानना चाहिए। राजमहल म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर परियोजना हेतु निर्मित 3.5 MLD STP के साथ 7,700 घरों को जोड़ने का कार्य 21-22 में किया जाएगा। अब कल्याण का सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यकों आदि के कल्याण हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, जो आप नहीं थे शायद। इन समुदायों के समुचित एवं समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना, ये सुनिए, आप इसका प्रचार भी कीजिए और अपने क्षेत्र के छात्रों को इससे लाभान्वित भी कीजिए। योजना अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधीन 10 युवाओं को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों संस्थानों तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि के चयनित उच्च स्तरीय कोर्स तथा मास्टर्स, MPhil ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। मुझे अफसोस है कि मैं पहले जन्म ले लिया, आज विद्यार्थी रहता तो मैं भी इसका लाभ उठाता। आप इसको ध्यान में रखिए, इसको प्रचार कीजिए और अपने क्षेत्र के मेधावी छात्रों को इसका फायदा उठवाइए। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्री मैट्रिक प्रशिक्षकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा 143 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से 7 एकलव्य एवं 11 आश्रम विद्यालय हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य के 69 प्रखंडों हेतु सभी कुल 69 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। ये सुनिए, आप ही का है, भारत सरकार दे रही है, इसलिए आपको सुनना चाहिए। राज्य के समस्त आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु एक सोसाइटी जो इन विद्यालयों के सफल संचालन का कार्य करेगी, का गठन का प्रस्ताव। शहीद ग्राम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय शहीद जो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं कि जन्म स्थली को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है। इस योजना अंतर्गत
बिरसा मुंडा जी का नाम आ रहा है, माननीय सदस्य कुटी के। बिरसा मुंडा जगह सुन लीजिए ना, बिरसा मुंडा का तो सुनिए भाई, और नहीं सुनिएगा तो बिरसा मुंडा का सुन लीजिए। जो है ना बिरसा मुंडा, गया मुंडा, दोनों वहीं के कुटिये के हैं। गया मुंडा भी, जतरा टना भगत, वीर बुधु भगत, सीधो कानो, नीलांबर पीतांबर दीवा एवं किशुन तथा तेलंगा खाड़िया पोटो हो तथा भागीरथी मांझी के ग्रामों को चयनित करते हुए आवास, पेयजल आपूर्ति, सोलर विद्युतीकरण, सोलर स्ट्रीट लाइट, स्मारक जीर्णोद्धार इत्यादि के काम 21-22 में इस योजना के किरण हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि अवधारित की जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक एवं विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग जन के युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण से अनुदान देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना हेतु 12 करोड़ रुपए का उपबंध किया जा रहा है। टारगेटिंग दी हार्डकोर पुअर, जरूर सुनिए क्योंकि आपने नहीं किया था ऐसा। संथाल परना के साहेबगंज, गोड्डा, दुमका एवं पाकुड़ जिले में 5000 प्रति अति कमजोर जनजाति समूह को आच्छादित किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य 24 माह की परियोजना अवधि में लाभुकों को गरीबी की जटिलता से निकालना है। वर्ष 21-22 में इस योजना को सघनता से लागू किया जाएगा। समाज कल्याण महोदय, राज्य में महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस निमित्त राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभुकों को बेहतर पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य द्वारा 6 से 36 माह के बच्चों, 6 से 72 माह के कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को मशीनी परिष्कृत पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की योजना है। नया चीज है, सुन लीजिए, इसमें कुल 24.14 लाख लाभुकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च आने की संभावना है। किशोरियों एवं युवतियों कुपोषण चक्र के तोड़ने से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्वस्थ एवं सुपोषित युवतियां स्वस्थ एवं सुपोषित बच्चों को जन्म देगी, जिससे कुपोषण के चक्र से तोड़ने की सफलता मिलेगी। विशियस सर्किल बन जाता है। बीमार माता है तो बच्चे भी बीमार होंगे, लेकिन माता अगर स्वस्थ है तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे। ये विशियस सर्किल कहते हैं उसको तोड़ना है। इस सरकार का नियत है, नीति है कि इसको तोड़े, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी स्वस्थ बने, स्वस्थ रहे। आप सुनिए, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर वृद्धजन के लिए क्या व्यवस्था है। राज्य के वृद्धजनों को होने वाले विभिन्न समस्याओं का यथा चिकित्सा, सुरक्षा, संरक्षण, विधिक आवश्यकता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा वृद्धजनों हेतु वर्ष 21-22 में एक हेल्पलाइन केंद्रित स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो वृद्धजनों की विभिन्न समस्याओं के समाधान में वृद्धजनों एवं संबंधित सरकारी एजेंसी के बीच समन्वय एवं संपर्क कार्य करेगी। आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में गरीब, असहाय एवं दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले वृद्धजनों को चलंत वाहन के माध्यम से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की भी योजना है। अध्यक्ष महोदय, हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार राज्य में सार्वभौमिक पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू करने जा रही है। इसका क्या माने होगा, क्या असर होगा, ये सुने। इसके अंतर्गत सभी जरूरतमंद वृद्ध, विधवा, दिव्यांग एवं अनाथ आच्छादित होंगे। अब तक इस योजना के अंतर्गत सीमित लक्ष्य तय होने के कारण कई जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिलता। इसका फायदा उठाइए। अपने अपने क्षेत्र में जितने 60 साल से ऊपर के लोग हैं, गरीब हैं, उनके लिए पेंशन कार्ड बनवाइए।
सभी प्रारंभिक विद्यालयों के अध्ययनरत बच्चों को वैश्विक महामारी के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सूखा राशन एवं नगद राशि विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से घर घर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। ये हम काम किए हैं तब बोल रहे हैं, काम बोलता है तो ये हम बोल रहे हैं, काम किए तब बोल रहे हैं हम, ताकि आपदा की इस घड़ी में राज्य में 32 लाख विद्यार्थियों के पोषण स्तर पर कोई कमी नहीं आए। महोदय, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत राज्य में 928 विद्यालयों में 5 स्टार तथा 5,668 विद्यालयों ने 4 स्टार प्राप्त कर स्वच्छता एवं गुणवत्ता के पैमाने पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों, ड्रॉप आउट जिसको बोलते हैं, तो विद्यालय से जोड़ने हेतु राज्यव्यापी सर्वेक्षण का व्यापक अभियान चला कर बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है तथा डहर ऐप्स के माध्यम से इन बच्चों को डेटाबेस तैयार करते हुए उनके शिक्षा में मुख्य धारा के विद्यालयों में ठहराव हेतु आवश्यक है। ये ड्रॉप आउट की समस्या झारखंड में बहुत है, इसलिए अगर सुनेंगे, इस पर लागू कराएंगे अपने अपने क्षेत्र में, तो हमारे सभी बच्चे, सभी क्षेत्र के बच्चे शिक्षित होंगे और शिक्षित होंगे तो भविष्य में समर्थ भी होंगे। समर्थ, हमको सबको समर्थ बनाना है, सभी नागरिकों को, इसलिए जरूर इसको कीजिए। गुणवत्ता शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु ज्ञान सेतु एवं ज्ञानोदय कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं तथा आगे भी इसे जारी रखने की योजना है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद हेतु राज्य सरकार द्वारा विस्तृत हस्त पुस्तिका तैयार की गई है तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विषय के रूप में शामिल करने की योजना है। जनजातीय भाषा के माध्यम से शिक्षण, अल्पसंख्यक के विद्यालयों एवं मदरसा में अध्ययनरत बच्चों के शैक्षणिक विकास एवं बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान वित्तीय वर्ष 21-22 में दिया जाएगा। आओ पढ़ें और खूब पढ़ें, इस पर भी देखिए, सुनिए इसको। पठन अभियान को राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों की पठन क्षमता को विकसित करने हेतु व्यापक रूप से आगामी वित्तीय वर्ष में संचालित किया जाएगा। महोदय, झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा में निहित प्रावधानों के अनुसार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 5 योजनाएं यथा असंगठित कर्मकार मृत्यु, दुर्घटना सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, कौशल उन्नयन योजना एवं चिकित्सा सहायता की योजना संचालित है। प्रवासी कर्मकारों के निबंधन की प्रक्रिया को ग्राम पंचायत के स्तर पर करने की संबंधित योजना है। बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, ये भी सुनिए, बंधुआ मजदूर के लिए प्रत्येक जिला में 10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड का गठन कर लिया गया है। इस कोष से बीमित कराए गए बंधुआ श्रमिकों को अविलंब सहायता राशि उपलब्ध कराने की योजना है। महोदय सुने भाई, मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना महत्वपूर्ण चीज है। आप कहते हैं कि बाहर चले गए, दूसरे देश में चले गए और फंस गए, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? हेमंत जी की सरकार को सुनना चाहिए और इससे अपने क्षेत्र के श्रमिक भाइयों को फायदा उठाना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत विदेश प्रवास पर गए श्रमिकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एक मुश्त 5 लाख रुपया, नहीं सुनिएगा तो कहां से बताइएगा। अब उधर उनकी तरफ से बहुत गए हैं बाहर, अरबियन कंट्री में गए, हम जानते हैं। अगर कुछ हो गया तो 5 लाख रुपए मिलेगा उनको, तो सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ उद्योगों का विकास अति आवश्यक है। उद्योगों के स्थापना विकास से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, इसलिए सरकार प्रयासरत है आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में 5000 युवक युवतियों को पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम
योजना के तहत स्वरोजगार हेतु लाभान्वित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पथों के उन्नयन एवं विकास पर बल दिया जा रहा है एवं सड़कों के घनत्व को बढ़ाने हेतु बजट में राशि 3,480 करोड़ रुपए का उपबंध किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में पथ निर्माण विभाग में निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावित हैं। इसको सुन लीजिए। माइनिंग कॉरिडोर का निर्माण, गिरिडीह धनबाद देवघर में रिंग रोड का निर्माण, गोविंदपुर साहिबगंज सड़क का 4 लेनिंग, राज्य के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़कों को 4 लेन करने का प्रस्ताव, राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को अच्छी सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव। निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना वर्तमान सरकार का लक्ष्य है। सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऊर्जा उत्पादन, संचरण एवं वितरण हेतु अनेक योजनाएं राज्य में संचालित की गई हैं। राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए बुनियादी ढांचों को मजबूत एवं विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र संपोषित स्कीम, राज्य स्कीम एवं विश्व बैंक संपोषित स्कीम क्रियान्वित है। मीटरिंग एवं एनर्जी अकाउंटिंग योजना के तहत IIT उपभोक्ताओं को, HD उपभोक्ताओं को मेन और चेक मीटर से जोड़ने, ABT मीटर स्थापित करने तथा सभी फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर के मीटर स्थापित करने की योजना है। राज्य स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 में शुरू कराई जाने वाली नई संचरण ट्रांसफॉर्मेशन लाइन योजना, DVC कमांड एरिया में कुल 7 जिले यथा धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा एवं गिरिडीह में DVC संचरण लाइन एवं ग्रिड सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। बराबर धमकी DVC देता है कि हम लाइनें नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, उसी का उपाय हो रहा है। वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन। अध्यक्ष महोदय, झारखंड की पहचान वनों से है। मानव एवं वनों का संबंध बहुत पुराना है। हमारी सरकार वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वन संवर्धन एवं संरक्षण के सतत प्रयासों के कारण राज्य का वनावरण एवं वृक्षारोपण बढ़ाकर राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.81% हो गया है, जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरूप राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा दिनांक 30/12/2019 को जारी प्रतिवेदन के अनुसार 2017 से 2019 तक की अवधि में राज्य में विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्रों में 58 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने हेतु शहरी वानिकी योजना नामक हुई योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 21-22 में प्रारंभ हो जाएगी। इस योजना के तहत महत्वपूर्ण राज्य के शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा तथा शहरी क्षेत्र में निर्मित पार्कों के विकास एवं रख रखाव का कार्य भी किया जाएगा, ताकि आम जनों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो सके। विधि व्यवस्था में संवेदनशील प्रशासन। अध्यक्ष महोदय, राज्य का विकास एवं पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु विधि व्यवस्था एवं संवेदनशील प्रशासन की भूमिका अहम है और सुरक्षित वातावरण अनिवार्य शर्त है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत गृह एवं कारा विभाग प्रभाग के लिए वित्तीय वर्ष 21-22 में 476.80 करोड़ रुपए की राशि का उपबंध किया जा रहा है। राज्य के युवक जो वामपंथ उग्रवादियों के प्रभाव में आकर भटक गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सकें तथा राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें। जिन इलाकों को उग्रवाद की चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है, वहां विकास की गति में तेजी लाई जाएगी, ताकि उग्रवाद वहां दोबारा पैर नहीं पसार सके। जो इलाके आज भी वामपंथ उग्रवाद से ग्रसित हैं, उन इलाकों को अभियान और विकास के माध्यम से
वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त रह जाएगा। पर्यटन। अध्यक्ष महोदय, राज्य में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। परिवहन के साधनों की तुलना उपलब्धता से राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी एवं लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे। पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। राज्य में नई पर्यटन नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित नीति के तहत पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन एवं सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा। महोदय, लुगुबुरु एवं रजरप्पा की मात्रा को देखते हुए इन्हें बृहद पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना है। पर्यटकों को समुचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य में प्रमुख जलाशयों में जल क्रीड़ा तथा पर्यटन आकर्षण क्षेत्रों में साहसिक क्रीड़ा को समर्थित किया जाएगा। राज्य के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों की ओर जाने वाले राजमार्गों का करने वाले पर्यटकों की सुविधा के निमित्त पर्यटक सुविधा केंद्र का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इन पर्यटक सुविधा केंद्रों में आवासन, भोजन, आराम की सुविधा के साथ साथ पर्यटक वाहनों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राज्य के दुर्गम पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की सुगम पहुंच तथा अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु रोप वे निर्माण प्रस्तावित है। खेल कूद जरूरी है इस राज्य के लिए और नाम भी इस राज्य का, प्रसिद्धि है इस राज्य को। राज्य के सभी गांवों में एक एक सीधो कानो खेल क्लब की स्थापना की जाएगी। इन्हें युवा एवं खेल गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाएगी। खेल क्षेत्र में शोध एवं अध्ययन हेतु राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मूर्त रूप देने की प्रस्ताव। राज्य में फुटबॉल, खासकर महिला फुटबॉल को बढ़ाने हेतु ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ MOU किया जाएगा। राज्य के सभी खिलाड़ियों का ग्रेजुएशन निर्माण की कार्रवाई की जाएगी ताकि राज्य के खिलाड़ियों को अपने खेल विद्या के अनुरूप नियुक्ति आदि की सुविधाएं आसानी पूर्वक हो सके। राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों बच्चों की प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु बृहद रूप से टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ताकि प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल सके। राज्य में सीमांत स्तर पर खेल कूद के प्रशिक्षण 36 आवासीय एवं युवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। वर्तमान में सभी प्रशिक्षित खिलाड़ियों को जो खेल सामग्री एवं किट दी जा रही है और पर्याप्त नहीं है, अतः इन खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण खेल किट एवं सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। कला एवं संस्कृति। राज्य के 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा तथा नागपुरी, कुरुमाली, खोरठा, हो, संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, खड़िया एवं पंचपर्गनीय भाषाओं हेतु एक भाषा केंद्र स्थापित किया जाएगा। सभी पर्यटन क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम या प्रदर्शन के माध्यम से स्थानीय सांस्कृतिक कलाओं को प्रदर्शन पर जोर दिया जाएगा। अंत में अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कोरोना महामारी के बावजूद समाज के सभी वर्गों, विशेषकर युवकों, किसानों, बेरोजगारों, श्रमिकों, खेतीहर मजदूरों और समाज के न्यूनतम पायदान में खड़े लोगों को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए परिणाम बजट आउटकम प्रदर्शन का गठन किया है। सदन के समक्ष इस लक्ष्य के साथ मैं राजस्व व्यय के लिए 75,755 रुपये तथा पूंजीगत व्यय के लिए 15,521 करोड़ 99 लाख रुपए अर्थात 91,277 करोड़ का बजट सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि फिजाओं को बदल देंगे हम। अपने अनवरत प्रयासों से छटने लगी है विघ्न बाधाएं, अब न कहीं उदासी है, चंद्रोदय तो हो चुका है, अब आने वाली पूर्णमासी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड। माननीय सदस्यगण, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिभाषण समाप्त होने के उपरांत
सरकार द्वारा आज सभी माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सेंट्रल हॉल में भोजन की व्यवस्था किया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए भोजन के लिए उपस्थित होने की कृपा आपके द्वारा की जाए। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 4 मार्च 2021 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। सरकार की तरफ से बजट पेश किया है और विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बजट में तमाम वर्गों को लुभाने की कोशिश यहां पर की गई है और पेश किया गया है बजट वित्त मंत्री की तरफ से। इस दौरान महिलाओं को उद्यमी बनाने पर फोकस किया गया है, रोजगार को लेकर। वहीं नक्सली क्षेत्रों को लेकर भी इसमें प्रावधान किया गया है, क्योंकि नक्सली एरिया की वजह से यहाँ पर आए दिन नक्सली घटनाएं होती रहती हैं। इस पर भी खास फोकस किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं क्या कुछ प्रावधान किया गया है। मनरेगा की मजदूरी में 31 रुपए की बढ़ोतरी की गई है सरकार की तरफ से। साथ ही साथ प्रवासी मजदूरी की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा गया है इस बजट में। ग्रामीण जीवन में समृद्धि लाना प्राथमिकता होगी सोरेन सरकार की, ये कहा गया है वित्त मंत्री की तरफ से। कोरोना से राजस्व संग्रह में भी कमी आएगी। कृषि के लिए ग्रामीण विकास की योजना लाई जाएगी। कृषि क्षेत्र इससे आगे बढ़े। 91,270 करोड़ का बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से। पिछले साल से 4900 करोड़ ज्यादा इस बार का बजट पेश किया गया है, यानी कि 4900 करोड़ ज्यादा का बजट इस बार पेश किया गया है। भारी भरकम बजट से क्या राज्य में आने वाले दिनों में विकास की प्रगति दिखाई देगी, ये देखने वाली बात होगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं क्या कुछ बजट में प्रावधान किया गया है। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 26,734 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 33,625 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो 30,917 करोड़ का बजट पेश किया गया। कृषि ऋण माफी के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। मछुआरों को अनुदान पर नाव मिलेगा, इससे मछुआरों को आसानी होगी और महिलाओं को जो आजीविका वो चला सके, इसके लिए भी खास प्रावधान किया गया है। यानी कि भारी भरकम बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की तरफ से। 91,200 से ज्यादा करोड़ की यहाँ पर बजट पेश किया गया है। 91,270 करोड़ का। तो झारखंड का बजट पेश कर दिया गया है आज। झारखंड वासियों को काफ़ी उम्मीदें थी, तो क्या जनता की उम्मीद पूरी हो चुकी है इस बजट से? जो उम्मीद लगाए वो बैठे थे। रोजगार के क्षेत्र में नक्सली जो गतिविधियां हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसके क्षेत्र में महिलाओं के लिए हालांकि इसमें प्रावधान किया गया है। 91,270 करोड़ का बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से। मनरेगा में मजदूरी भी 34 रुपये बढ़ाई गई है, ये कहा गया वित्त मंत्री की तरफ से। भारी भरकम बजट यहाँ पर पेश किया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार का जो बजट की अगर बात की जाए तो 4,900 करोड़ ज़्यादा का बजट पेश किया गया है।
मनरेगा की मजदूरी भी बढ़ाई गई है 31 रुपए और प्रवासी मजदूरी की बुनियादी ज़रूरतों का भी इस दौरान खास ख्याल रखा गया है। इस बजट में प्रावधान किया गया है प्रवासी मजदूरों के लिए ग्रामीण जीवन में समृद्धि लाना इस सरकार की प्राथमिकता है। ये वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया है। बजट सत्र के दौरान कोरोना से राजस्व संग्रह में कमी आई है। जिस तरह से कोरोना का संकट देश पर पड़ा और कृषि के लिए ग्रामीण विकास की योजना लाई जा रही है इस सरकार की तरफ से, तो भारी भरकम बजट पेश किया गया है। 91,270 करोड़ का ये बजट है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो उसके मुकाबले 4,900 करोड़ ज्यादा का इस बार का बजट पेश किया गया है। केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में भी कटौती की गई है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन में झारखंड सरकार जुटी हुई है। अधिक जानकारी के साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कुंदन जी, जिस तरीके से ये भारी भरकम बजट पेश किया गया है, क्या समझा जाए कि हर वर्ग जो उम्मीद लगाए बैठा था उन उम्मीदों पर पानी फिरा या फिर उम्मीदें पूरे होने वाली हैं? देखिए पूजा, जो वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने अभी झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि पिछले अभी तक के तमाम जितने भी बजट पेश किए गए थे उसमें से सबसे अधिक राशि का यह बजट पेश किया गया है। 91,270 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया गया है और इस बजट में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए समेकित रूप से लगभग 18,653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही कृषि ऋण माफी को लेकर जो बातें चल रही थी, जिसको लेकर कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके लिए 1,200 करोड़ रुपए की राशि को इसमें स्वीकृति दी गई है और खास करके 11 विभागों के 21 मांगों के लिए आउटकम बजट इसमें प्रस्तुत किया गया है और इसके लिए 26,734 करोड़ रुपए तथा सामाजिक क्षेत्र के लिए 33,625 करोड़ रुपए और आर्थिक क्षेत्र के लिए 30,917 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि यह जो बजट पेश किया गया है, इस बजट की अपनी कई सारी कह सकते हैं कि पिछले बजट से इसको बिल्कुल नए तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है और इसके बाद इस कोशिश में हेमंत सोरेन सरकार थोड़ी बहुत सफल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कृषि क्षेत्र की बात कर लें या महिलाओं की बात कर लें या ग्रामीण विभाग की बात कर लें, इन तमाम विभागों को अलग से इसमें समायोजित करने की कोशिश की गई है। अब देखना यह होगा कि यह जो राशियां बजट में पेश की गई हैं, इसका माइन्यूट डिटेल्स क्या है। वो माइन्यूट डिटेल्स जैसे ही मीडिया में आता है, अभी वित्त मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होकर आएंगी तब जाकर उस पर विस्तार से चर्चा की जा सकेगी। पूजा जी, लेकिन कुंदन जी, जिस तरीके से मनरेगा मजदूरी की बात की जाए उसमें 31 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, क्या ये काफी समझा जाए? देखिए, जब से कोरोना काल का संकट शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक जो परिस्थितियां बन पड़ी थी, हेमंत सोरेन ने कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी राशि को बढ़ाने की अपील की थी और इस अपील के बाद जो स्थिति बन पड़ी थी, केंद्र सरकार से कोई अपेक्षित इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं देखकर हेमंत सोरेन सरकार ने 194 रुपए से इसकी न्यूनतम राशि 31 रुपए बढ़ाकर 225 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तय कर दिया था और पिछली कैबिनेट में ही, पिछले मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में ही इस संबंध में निर्णय ले लिया गया था और इसको लेकर बजट में भी अलग से प्रावधान कर दिए गए हैं और यह राशि कह सकते हैं कि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन अपनी मांग कर रहे थे मनरेगा में राशि बढ़ाने को लेकर, वह थोड़ी बहुत मांग इन्होंने पूरी करने की कोशिश की है। पूजा जी, लेकिन कुंदन जी, क्योंकि झारखंड नक्सली एरिया से भी प्रभावित है, ऐसे में उस पर रोकथाम के लिए, विकास के लिए क्या इस बजट में किसी तरह का प्रावधान किया गया है? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है इसमें।
नक्सलियों के लिए वित्त मंत्री ने बहुत ही संक्षेप में अपने बजट भाषण में चर्चा की है और नक्सली गतिविधियों में जो लोग जुड़े रहे हैं और जो समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उसके लिए भी अलग से प्रावधान करने की बात कही है। लेकिन अब उसकी डिटेलिंग क्या है, यह डिटेलिंग थोड़ी देर में ही स्पष्ट हो पाएगी। और खास करके कुछ सुधार की बातें वित्त मंत्री ने की हैं कि नक्सली गतिविधियों में लगे लोगों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए जो प्रावधान किया गया है उस प्रावधान की चर्चा उन्होंने की है, लेकिन वो चर्चा काफी संक्षेप में सदन के अंदर की गई थी। पूजा जी, बहुत शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।